ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? किसी को याद है? पिस्टन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे और हीट और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन देख रहे थे। ठीक है, हाँ। तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या था? Q is equal to delta U plus W. प्लस डब्ल्यू। अभी क्यू क्या है, डब्ल्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन W इंटरनल एनर्जी। W work done by the system ओके, और Q सिस्टम पे वर्क हुआ। वर्क हुआ या फिर एनर्जी सप्लाई हुई। हाँ, सिस्टम ये भी बोल सकते हो, हाँ यस या भैया। बोल सकते हो एनर्जी सप्लाइड। ठीक है, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, तो तुम उसको वर्क भी कर सकते हो या फिर उसको एनर्जी भी सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हमने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम सब पढ़ लिए थे, तो पहले ही हो गया था। अब अगर मैं वर्क डन, मुझे बोला है किसी ने वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसको एक्चुअली अभी हटा देते हैं हम लोग। नॉर्मली ये जो वर्क डन ऑन सिस्टम है, इसको भी हम लोग इस W से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन अभी भूल कर थोड़ी देर के लिए नॉर्मली हम लोग एनर्जी सप्लाई टू द सिस्टम देखेंगे। अब ये जो क्वांटिटीज हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब हो सकती हैं। ठीक है, कब होंगी पॉजिटिव, कब होंगे नेगेटिव? क्यों नेगेटिव कब होगी? क्यू को अगर मैंने लिख दिया एनर्जी सप्लाइड बाय टू द सिस्टम, तो क्यू नेगेटिव कब होगा? जब बाय द सिस्टम, जब सिस्टम पर होगा। सिस्टम पर होगा, क्या होगा? नहीं, एनर्जी सप्लाइड बाय द सिस्टम होगा। एनर्जी सप्लाइड बाय द सिस्टम मतलब कि सिस्टम से सराउंडिंग्स में एनर्जी जा रही है, तो ये भैया नेगेटिव होगा। आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ा सा जोर से। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो क्यू है ये नेगेटिव कब होगी? मैंने बोला क्यू, डेल्यू और डब्ल्यू तीनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, यस। तो क्यू नेगेटिव तब होगी जब एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रही है, तो मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है ना, तो तब हम लोग बोलेंगे क्यू नेगेटिव। ऐसे डेल्यू नेगेटिव कब होगा? डेल्यू नेगेटिव कब होगा? कोई भी नहीं? हाँ भैया, जब 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 बोलो रोशनी। इंटरनल एनर्जी कम होगा तब। जब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी कम। सिस्टम की। हाँ जब सही। बढ़ती है तो पॉजिटिव होगी, तो कम होगी तो नेगेटिव। नेगेटिव बोलेंगे। डिक्रीजेस। और W कब नेगेटिव होगा? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल सकते हैं।
तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तब हम उसको Q से रिप्रेजेंट करने की बजाय W को नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। तो Q हाँ हम लोग सही। रेफर करेंगे जब कोई भी एनर्जी सप्लाई हो रही है सिस्टम, और W हम लोग रेफर करेंगे जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। तो 3 केसेस दिए हैं तुम्हारी बुक में, वो देखते हैं। पहले सिस्टम में क्या हो रहा है, ये मेरा सिस्टम है, क्या हो रहा है इसमें, Q इज इक्वल टू 200 जूल्स इसके सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, और क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है पॉजिटिव 100 जूल्स, ठीक है। तो मैंने Q 200 जूल्स सिस्टम को एनर्जी सप्लाई की और सिस्टम ने 100 जूल्स का काम किया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 100 जूल। 100 जूल्स हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ गई, ठीक है। ऐसे और दोनों सिस्टम देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, तो Q क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और वर्क भी सिस्टम पे कर रहा है सराउंडिंग्स, तो वर्क भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो डेल यू कितना हुआ, -100। -300। -300। नहीं नहीं, -100। -100 क्यों, -100 कैसे, वो इक्वेशन में डालो ना। इक्वेशन में डाला तो तुमने -300 कैसे आया जब इक्वेशन में डाला, मैंने माइनस हो गया, गलती हो पता गई। नहीं क्या कुछ। हाँ। माइनस का माइनस पॉजिटिव हो गया। अगर वर्क किया होता सिस्टम ने बाहर की तरफ तब हो जाता कि मेरी एनर्जी भी सिस्टम से जा रही है और वर्क भी कर रहा है, तब -300 हो जाता, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, समझ लो मैंने एनर्जी सप्लाई की इसको Q इज इक्वल टू 200 जूल्स, और इसने क्या किया, वर्क कर लिया सिस्टम में 200 जूल्स का, तो अब मेरा डेल्टा यू कितना हो गया, 0। 0 हो गया, क्योंकि जितनी मैंने एनर्जी सप्लाई कर रहा उतना टोटल का वो वर्क कर देगा। तो मेरा इंटरनल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी की है, ठीक है। यस भैया, तो समझा। यही समझा ना। तो अब जो इनिशियली हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही है, पता ही है, चलो मान सॉरी लिया भैया। सबको पता ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही है सबको। हाँ। कंजर्वेशन एनर्जी मतलब कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट वह जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करते हैं, जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तब हम लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगे, कि जितनी एनर्जी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। बट ये जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या कर रहा है, दिस इज अ फर्स्ट लॉ है, एक्सटेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, कैसे एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन वर्ड का मतलब क्या है इधर? एक्सटेंशन का मतलब है, अच्छा ये वाला तुम्हारा एक्सटेंशन वो नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड करना, ठीक है। तो एक्सटेंड मतलब उसको एक तरह से डिफरेंट सिनेरियोज के लिए एक्सप्लेन कर रहा है फिजिक्स में एक्सटेंशन का मतलब। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन होता है,
आइसोलेटेड सिस्टम तो पता ही है, जिसमें कोई एनर्जी इधर से उधर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर नहीं हो रही। बट फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये और भी डिफरेंट सिस्टम्स के लिए काम करता है। कौन कौन से? ओपन सिस्टम्स और क्लोज सिस्टम्स एंड ऑफ कोर्स आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? ये क्या बोलता है कि सिस्टम्स जो एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी, उसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। बस उसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफर हो रही है, बट उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म्स में बता दिया है कि वो Q इंटरनल एनर्जी और W के बीच में ट्रांसफर हो रही है। जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं तो उसमें Q जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग बस ये बोलते हैं कि जितना वर्क हो रहा है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, और उसका कोई बाहर से सराउंडिंग से उसका कोई वो नहीं है एक्सचेंज। मतलब बट इस केस मतलब ये वहाँ पे बोलो कोई बोलो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एनर्जी नहीं रहता ना, ऐसा बोल रहा? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता। हाँ ठीक है। ठीक है, तब हम बोलते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही है। बट जब हम सिस्टम और सराउंडिंग्स को लेते हैं तब हम लोग इस फॉर्मूला में आते हैं कि Q यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी फर्स्ट लॉ वैलिड है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो लिमिटेड था, वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बता रहा था। बट अब हम ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड तीनों सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही। ठीक है, तो इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, या एक और वर्ड यूज होता है जनरलाइजेशन। ये टर्म भी फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है, जनरलाइजेशन। तो नॉर्मली बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो लिमिटेड सिस्टम के लिए होती है, बट जब उनको बहुत सारे सिस्टम्स के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको एक जनरलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन, जनरलाइजेशन ये वही है कि इसका स्कोप बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ का स्कोप है वो इन तीनों सिस्टम्स के लिए वैलिड है, बट जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो सिर्फ इस सिस्टम के लिए वैलिड है, या इस सिस्टम के लिए ही हम लोग डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, स्कोप का मतलब समझते हो ना? नहीं? भैया नहीं ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वही तो फर्स्ट लॉ है ना? वही फर्स्ट लॉ है, लेकिन हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे यूज करते हो? जब उसके तुम एप्लीकेशंस देखते हो तो कहाँ यूज करते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसमें कहाँ? एग्जांपल्स याद है? बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल बताओ जो तुमने पहले पढ़ा। फिर से म्यूट हो गए? अनम्यूट ही रहो, जो जो अनम्यूट रह सकते हो अनम्यूट ही रहो। कौन बोल रहा था? अब चुप हो गए। नहीं बोलना, ठीक है, तो अब तुम्हारी डाउट क्लियर नहीं होगी। सोच रहे एग्जाम्पल कंजर्वेशन। एग्जांपल, ठीक है, सोचना, बताना, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे? भैया, हाँ वो जो घर पे बोलो। इन्वर्टर रखा रहता है वो लॉज हम्म, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना एक तरह से। कैसे? वो एनर्जी चार्ज होता रहता है जब लाइट रहती है, और फिर वो हम्म, कंजर्व कर लेता है, फिर बाद में वो एनर्जी यूज होता है। एग्जैक्टली। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कि उसको मैंने चार्ज किया इलेक्ट्रिसिटी से, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? बाद में जिस भी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करें डिवाइस पे डिपेंड करता है ना वो तो। नहीं, पहले मतलब इन्वर्टर में अच्छा कैसे स्टोर पोटेंशियल, होता है?
पोटेंशियल वो एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल केमिकल या फिर केमिकल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। पोटेंशियल हाँ एनर्जी क्या होता है, जब इन्वर्टर को मैं ऊपर ले जाऊं हाइट पे, स्टोर होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है इसमें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वापस जब किसी दूसरे को सप्लाई करता है वो, तो वापस वो केमिकल इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफर हो जाती है ना। बट इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम लोग जो सिस्टम देख रहे हैं उसका एटमॉस्फेयर से कोई रिएक्शन नहीं देख रहे हम लोग, इसमें कोई हीट डेवलप हुई या उसकी वजह से वो अपने आसपास के सराउंडिंग को हीट कर रहा है, हम लोग उस इंटरेक्शन को नहीं देख रहे। हम लोग आइडियली मान रहे हैं कि उसकी जितनी मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाली वो टोटल का टोटल कंपोनेंट उसका केमिकल एनर्जी बनाने में लगा, और ऐसे ही जब वो ट्रांसफर होगा तो केमिकल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं। तो रियल लाइफ में क्या होता है, वो इन्वर्टर के केस में कैसे बताऊं? बताओ क्या हो सकता है, सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्शन होता होगा इन्वर्टर का। इन्वर्टर में कभी अगर केमिकल मैं में भी उसको चार्ज करता हूँ तो कभी इन्वर्टर छुआ है, मतलब नहीं। ऐसे गरम रहता है ना? गरम रहता है, क्यों गरम क्यों रहता है, भाई क्या पता। एनर्जी बाहर निकल, हीट जब रखा उसको हुआ है हम लोग इसमें इसलिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो कुछ कंपोनेंट उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या जैसे तुम बाइक चलाते हो तो पेट्रोल का जो केमिकल एनर्जी है वो सारी की सारी उसकी बाइक को मूव करने में तो नहीं लगती, थोड़ी सी इंजन गर्म हो जाता है ना उसका, हाँ सही। वैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसका हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और हीट क्या कर रहा है, वो अपने सराउंडिंग्स को हीट कर रहा है ना। टोटल तो वहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ और लॉस चाहिए पड़ेंगे उसको समझाने के लिए। तो यही उसका, अब हम जब ये एक ओपन सिस्टम समझ रहे हैं या क्लोज सिस्टम भी मान सकते हो क्योंकि कोई मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो क्लोज सिस्टम में वो अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और इसलिए वो, अब हम बता सकते हैं कितनी क्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि जो सिस्टम है वो एनर्जी लूज कर रहा है सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पे क्यू नेगेटिव होगी, तो उसकी जितनी भी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वो टोटल जिस पे जितना वर्क डन हो रहा था वो उतना हो नहीं पा रहा, सारा का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में नहीं लग रहा, थोड़ा सा उसको सराउंडिंग्स को हीट लॉस कर रहा है, तो वहाँ पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, इसलिए तो अब हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये, तो अगर हम लोग सराउंडिंग्स के साथ उसका बिहेवियर नहीं देखे तो हम लोग बोलेंगे कि तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया, है ना। हाँ सही। सारी की सारी और वर्क एनर्जी हमें डन भी मिली नहीं, नेगेटिव है ना भैया? वर्क डन ऑन द सिस्टम है अगर लोगे तो उसको, वैसे तो तुम उसको भी क्यों क्या बोलते हैं पॉजिटिव ले सकते हो कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको बाहर से, बट अगर उसको तुम वर्क डन नेगेटिव मान सकते हो कि उस पर जितना मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वर्क कर रहा हूँ वो नेगेटिव है, ठीक है। तो क्योंकि ये सारे इंटरचेंजेबल हैं तो उसकी डेफिनेशंस भी थोड़ी फ्लेक्सिबल सी, ठीक है। बट वही हम लोग को चाहिए कि वो अपने सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और यही मैथमेटिक्स हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, ठीक है। हाँ भैया। अब देखते हैं क्या थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चेंज होते हैं। जो चेंज होते हैं, और कौन से वेरिएबल्स सुने, कुछ वेरिएबल्स एक्स और वाई। एक्स और वाई, और कुछ मैथमेटिक्स में एक्स और वाई तो बहुत सुना है, फिजिक्स में कहीं सुना है,
फिजिक्स में वेरिएबल्स नहीं दिया सर। नहीं, आज तक नहीं। चलो ठीक है, आज देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स, या जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वेरिएबल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम को डिफाइन करना है अगर हमें, कि बताना है सिस्टम में थर्मोडायनामिक्स, अगर मुझे एक्सप्लेन करनी है किसी को, कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, मुझे उसको थर्मोडायनामिकली बताना है कि ये सिस्टम में ये चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी? या समझ लो भैया, समझ लो एक पिस्टन है, ठीक है, इसके अंदर गैस है। अब मेरे पास ये एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये है मेरा सिस्टम, ठीक है, और इसके अलावा जो भी है वो मेरा सराउंडिंग है, ठीक है। तो अब मुझे सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, सिस्टम को डिफाइन करना है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। अगर मैंने बताया कि ये गैस है, तुम्हें और क्या डिटेल्स चाहिए इसकी? क्या क्या प्रॉपर्टीज अभी तक देखी है हमने, डिस्कस की है? प्रेशर, चलो एक प्रॉपर्टी है प्रेशर। वॉल्यूम, प्रेशर चाहिए पड़ेगा उसको, वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस। डेंसिटी, डेंसिटी डिफाइन कर सकते हो। डेंसिटी और वॉल्यूम पता है तो क्या पता चल जाएगा? एरिया, एरिया किसका? मास पता चल गया। मास वॉल्यूम और डेंसिटी से मास पता चल जाएगा। मैं और क्या प्रॉपर्टीज पता? ऑफ सिस्टम बोल रही हूँ भैया। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एरिया मतलब एरिया, एरिया जरूरी नहीं ना। अगर मेरा ये ऐसा नहीं होता, मेरा अगर ऐसा होता तो फिर उसमें एरिया क्या होता? या फिर अगर ये पिस्टन जो होता है ये एक स्क्वायर ब्लॉक होता है, तो एरिया हर समय डिफाइन नहीं कर पाओगे। एरिया तो सिर्फ पिस्टन के केस में डिफाइन कर पाओगे। ओके। टेम्परेचर, टेम्परेचर तुम डिफाइन कर सकते हो। एरिया, अगर तुम्हें वॉल्यूम फाइंड करना है तो अगर एरिया और क्या बोलते हैं लेंथ पता है तो निकाल सकते हो वॉल्यूम। बट हर केस में तुम्हें ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं मिलेगा जिसकी एरिया भी हो लेंथ भी हो, ठीक है, कि ये स्फीयर भी हो सकता है। अगर स्फीयर होगा तो क्या करोगे? तो इसका रेडियस पता करना पड़ेगा। या फिर एक अमॉर्फस सब्सटेंस होगा, एरिया और लेंथ नहीं डिफाइन कर पाओगे। बट कोई भी अगर सिस्टम है उसका वॉल्यूम तुम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बोलते हैं इनको, प्रॉपर्टीज ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैंने क्या किया, ये जो मेरा पिस्टन था इसको मैंने मूव किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आया, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या क्या चेंज हो गया इसका? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो गया इसका, प्रेशर कम हो गया, चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, डेंसिटी भी डेंसिटी भी डेंसिटी भी कम चेंज हो हो गई, गई, कम हो जाए। और टेम्परेचर भी। टेम्परेचर भी टेम्परेचर, कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड हाँ करता वही है, जरूरी नहीं। हमें पता नहीं। तो ये सब चेंज होता जा रहा है। और कुछ चेंज होगा? एक और प्रॉपर्टी है सिस्टम मास तो की, वही हम रहेगा लोग ना, मास तो उतना ही मास रहेगा वही जब तक रहेगा। कि, हाँ, जब तक एक क्लोज मास सिस्टम कभी है नहीं चेंज तब तक उतना ही रहेगा। अगर मैंने ये पिस्टन हटा दिया, इस पिस्टन को मैं हटा दूं अगर, तो क्या होगा? मास भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मास सराउंडिंग में चला जाएगा, तो वो भी चेंज हो सही। जाएगा। ये भी चेंज हो सकता है, इस केस में चेंज नहीं हो रहा बट चेंज हो सकता है।
गैस का, अगर वो लूज कर रहा है। एक और चीज चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। काइनेटिक्स में इंटरनल एनर्जी क्या थी, कुछ याद है? किस पे डिपेंडेंट रहती है? क्या भैया? इंटरनल एनर्जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा होगा शायद, थोड़ा बहुत याद हो। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है इंटरनल एनर्जी, और एक कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी सिस्टम की। ठीक है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं सिस्टम के, ये चेंज हो सकती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल। या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम बताती हैं कि अभी सिस्टम का स्टेट क्या है। स्टेट समझते हो? ये वाला अपना मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है? सिस्टम का किस स्टेट कंडीशन में, क्या? मतलब किस कंडीशन में है अभी सिस्टम ऐसा? हाँ, किस कंडीशन में है सिस्टम, कंडीशन बोल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम के चेंज होते रहते हैं, और तुम इस पे वर्क करोगे या कुछ भी करोगे तो इसको चेंज कर सकते हो। बट इन सब चीज़ों से मैं डिफाइन कर सकता हूँ सिस्टम। अगर मुझे ये सब पता है तो मैं सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये अब दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंटेंसिव और एक होते हैं एक्सटेंसिव। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव वो होते हैं जो, ये था, याद आया। कहाँ था ये? हाँ, केमिस्ट्री में पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में पढ़े, डायनेमिक्स में। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे। तो एक्सटेंसिव क्या होता है? वो याद नहीं, मैंने बस बुक पढ़े थे में इतना याद है। मैंने ये बुक में देखे। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द सिस्टम पे। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो साइज पे डिपेंड करते हैं सिस्टम के। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो साइज पे डिपेंड करती है सिस्टम की? डेंसिटी है, और डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम। मास। मास। नहीं नहीं, इसको समझिए। एक सेकंड, इसको अगर मुझे डिफाइन करना है, और कैसे समझाऊं? चलो ठीक है, इसको और समझाने के लिए ऐसे डिफाइन करते हैं। मैंने एक कंपार्टमेंट लिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैस भरी थी। ठीक है, इसकी कोई कंडीशंस थी, इसके वेरिएबल्स थे पी, वी, टी, रो, इंटरनल एनर्जी, टोटल मास। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अब मैंने क्या किया, बीच से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे दो सिस्टम हो गए, ये मेरा फर्स्ट सिस्टम है, ये मेरा सेकंड सिस्टम है। तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, या कौन कौन सी प्रॉपर्टी चलो सेम रहेंगी? प्रेशर। प्रेशर दोनों में सेम रहेगा, डेंसिटी, डेंसिटी सेम रहेगी। इक्वली डिवाइड किया तो फिर वॉल्यूम भी सेम होगा। वॉल्यूम इनिशियल सिस्टम से सेम है,
इनिशियल से चेंज। अच्छा हाँ इनिशियल से समझा। चेंज हो रहा है। इन दोनों सिस्टम का नहीं देख रहा, इन दोनों सिस्टम का तो सब कुछ सेम रहेगा। क्या चेंज होगा टेम्परेचर भैया सिस्टम? टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। सेम है। और कुछ सेम रहेगा? भैया ये रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी। रो डेंसिटी है, ठीक है। क्या सेम नहीं रहेगा? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम सेम नहीं होगा और मास। वॉल्यूम सेम नहीं है, मास। मास भी सेम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम सेम नहीं है। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे और टोटल साइज ऑफ द सिस्टम पे, टोटल कितने मोल्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों की तो सेम रहेगी बट इनिशियल सिस्टम से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं पी रो टी, ये क्या हुआ? एक्सटेंसिव नहीं सॉरी इंटेंसिव है। इंटेंसिव हुआ, इंटेंसिव हुआ कि एक्सटेंसिव हुआ? इंटेंसिव भैया। इंटेंसिव हुआ, ठीक है। ये है मेरे इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा कि तुम्हारा साइज सिस्टम का चेंज हो गया, ठीक है। और ये वाले जो है मेरे, ये मेरे एक्सटेंसिव हो गए क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि साइज कितना है सिस्टम का, ठीक है। तो ये मेरे दोनों स्टेट वेरिएबल्स हो गए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। समझ में आया? स्टेट वेरिएबल्स, समझा। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग? क्या कुछ देखने से पहले ये एग्जांपल 4.4 किया था क्या हमने? किया था, ऐसे कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है, छोड़ो। अब देखेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे बैलेंस। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि जहाँ पे जो फॉरवर्ड जब, ठीक है, वो केमिकल, तुम लोग को पता है केमिस्ट्री में क्या होता है, जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो दो तो मैटर एक्सचेंज होता रहता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और प्रीवियस रिएक्शन सेम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो मैटर होता है दोनों कंपोनेंट्स का, जो भी रिएक्शन कंपोनेंट्स हैं वो सेम रहता है। तो इक्विलिब्रियम हम लोग तब बोलते हैं जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, कि जो कंपोनेंट पहले थे उतने कंपोनेंट बाद में, सिस्टम में कोई चेंज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी वही होता है जब सिस्टम में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। और ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल, और एक होता है थर्मल, ठीक है। तो ये मेन टाइप के हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसमें नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये वाला तो फिजिक्स में सुना होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। हाँ तो अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तब क्या होता है? मोशन नहीं हो रहा होता, या मोशन हो रहा होता है लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं होती,
थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसे होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? यहाँ पे कौन सा मैकेनिकल पैरामीटर है? तो तुम्हारे स्टेट वेरिएबल्स हैं, उसमें से कौन सा एक मैकेनिकल पैरामीटर है? कौन सा मैकेनिकल वेरिएबल है? देखो हमने स्टेट वेरिएबल्स डिस्कस किए ना। सारे दिख क्यों नहीं रहे? तो कौन सा वेरिएबल है जो फोर्सेस से रिलेट होता है? प्रेशर। प्रेशर है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। या कोई भी गैस होती है तो उसका प्रेशर हम लोग डिफाइन करते हैं, फोर्स डिफाइन नहीं करते, क्योंकि प्रेशर सेम रहता है हर जगह। तो जब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर सेम है, यहाँ पे जो सिस्टम है और सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा कि अब उसका प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा सिस्टम के, तो वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ गया अपने सराउंडिंग के साथ सिस्टम। ठीक है। बट अगर प्रेशर डिफरेंट होगा तो क्या होगा? अगर ज़्यादा प्रेशर होगा सिस्टम में तो सराउंडिंग की तरफ जाएगा। जैसे ऐसे समझ लो ये मेरा पिस्टन है, अगेन पिस्टन बहुत बार आएगा, सब चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है ये पिस्टन। ठीक है। अब पिस्टन में समझ लो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और ये मेरा P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब P1 ग्रेटर देन P0 होगा तो क्या होगा? तो फिर पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक इक्वल ना हो जाए प्रेशर। जब तक जो P1 है ये P0 तक ना पहुंच जाए तब तक वो बाहर जाएगा, अगर बहुत धीरे धीरे जा रहा है तो। ठीक है। तो अगर कोई अनबैलेंस, तो इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो P1 इंटू अगर इसका एरिया है पिस्टन का A इज ग्रेटर देन P0 A, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम में नहीं, जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक वो सिस्टम चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा जब वो प्रेशर अंदर का और बाहर का सेम हो जाएगा। ऐसी केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है कि कोई मैकेनिकल फोर्स नहीं है अनबैलेंस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब रिएक्शन होना स्टॉप हो जाता है। जो रिएक्शन होना स्टॉप हो जाएगा, नो रिएक्शन होगा, तो ये तुम्हारा केमिस्ट्री वाला केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है कि उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन डिफरेंट हो। इसमें जब हो रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो कोई मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है। फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मतलब अगर कोई मेम्ब्रेन है, थिन मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन, उससे कोई अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक थिन पोरस मेम्ब्रेन है और यहाँ पे मेरा वाटर है, यहाँ भी मेरा वाटर है, बट इसमें क्या है? सॉल्ट है। ये मेरा सेलाइन वाटर है या ब्राइन जो बोलते हो। तो क्या होगा अगर ये पोरस मेम्ब्रेन है तो? सॉल्ट इस साइड ट्रांसफर होगा। सॉल्ट इस साइड ट्रांसफर होगा या पानी इस साइड ट्रांसफर होगा। अगर सॉल्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता तो दोनों की साइड की कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए, जब सेम हो जाएगी तो क्या होगा? एक केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि कोई मैटर ना इधर से उधर जाएगा ना इधर से उधर जाएगा सिस्टम टू सराउंडिंग। तब हम बोल सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसे ही अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। तो यही डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं।